नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्यों हो रही है आपकी शादी में देरी? क्यों बार बार टूट जाता है आपका रिश्ता? कौन से ग्रह नहीं होने दे रहे आपकी शादी? कौन से उपाय कराएंगे जल्दी शादी? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी, सिर्फ कालचक्र में। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी और फिर बच्चे, ये सभी जीवन के चक्र के अहम पड़ाव हैं। और आज हम इसी पे ही बात करेंगे और इन्हीं में से एक पड़ाव की बात करेंगे, जो है शादी। शादी सही उम्र में हो, सही जीवन साथी मिले और शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी रहे, ये सभी की इच्छा होती है। लेकिन अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या ये देरी जरूरत से कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो ऐसे में आज का कालचक्र आप जरूर देखें, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह आपकी शादी में रुकावटों का कारण बने हुए हैं और कौन से उपाय इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब चर्चा की शुरुआत। पंडित जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और किसी की काफी देर से, ऐसा क्यों होता है? किन ग्रहों की वजह से? देखो, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि फलित ज्योतिष जो है देश, काल और परिस्थिति के अनुसार फलादेश करती है। देश माने कंट्री, काल माने समय और परिस्थिति माने परिस्थिति के अनुसार फलादेश करती है। ये बताने का मेरे मकसद ये है कि आज के 50 साल के पहले, 40 साल के पहले भारत में 90% शादियां 15 साल से कम उम्र में हो जाती थी, जिसका जिक्र हमारे इस कार्यक्रम में होगा भी नहीं। ठीक है? तो क्या उस समय के ग्रह और इस समय के ग्रह सब बदल गए? नहीं बदले ना। ग्रह तो वही 9 है ना, राशियां वही 12 है ना, योग तो वही है ना। तो पहले एक धार्मिक मान्यता लोगों ने बना रखी थी कि जब तक लड़की कन्या है तब तक कन्यादान करिए, उसका फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। इस तरह का भी अंधविश्वास था। और जिनकी लड़कियां सयानी हो जाती थी उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था कि इन्होंने कुंवारी कन्या का दान नहीं किया। तो इसीलिए कहता हूं बार बार कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम। समय बदला, परिस्थिति बदली, बाल विवाह प्रथा समाप्त हुई और अब विवाह अमूमन 21 वर्ष से ऊपर की उम्र में होना शुरू हुआ है। तो आज की परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति मैंने पहले ही कहा है, आज की परिस्थिति के अनुसार ये ग्रह क्या कहते हैं उसी पर आज हमने अपना कार्यक्रम आधारित किया है। तो कहने का आशय ये है कि हमारे यहाँ विवाह तो संस्कार है, हमारे यहाँ विवाह होना लिखा है, लेकिन तलाक होना नहीं लिखा है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह संस्कार है। विष्णु वैश्वा नर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा, ये 5 लोग साक्षी होते हैं विवाह के। भगवान विष्णु, अग्निदेव, ब्राह्मण जो विवाह करवाते हैं, अपने जाति के लोग और ध्रुव तारा, ये 5 साक्षी होते हैं एक दूसरे के जीवन साथी बनने के। और जब इनको साक्षी मान के जीवन साथी बनाया गया तो फिर तोड़ा कैसे जा सकता है? तोड़ा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए सिंदूर दान भी केवल एक बार ही सनातन धर्म में होता है। कन्यादान भी एक ही बार होने का अधिकार है। एक कन्या को कई लोगों के हाथ में दान करने का अधिकार माता पिता को नहीं मिलता है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, भूमिका बनाने का आशय ये था कि कुंडली में 12 भाव हैं, जिसमें 7वां भाव जो है वो शादी का है। 7वें भाव से विवाह के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली में 7वें भाव में शुभ ग्रह हो तो शादी जल्दी हो जाती है, समय पर हो जाती है। लेकिन अगर कुंडली में 7वें भाव में अशुभ ग्रह हो तो शादी में देरी होती है, बार बार रुकावट आती है, विघ्न पड़ता है, देर होती चली जाती है।
जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में शुक्र, गुरु या चंद्रमा होते हैं, उनकी शादी ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल तक हो ही जाती है। और गुरु 7वें भाव में हो तो शादी 25 साल की उम्र में हो जाती है। 7वें भाव में गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में हो जाती है। 7वें भाव में गुरु पर राहु या शनि का प्रभाव हो तो शादी 27वें 28वें साल की उम्र में हो सकती है। शुक्र 7वें भाव में हो, उस पर मंगल या सूर्य का प्रभाव हो तो शादी 26 से 28 साल की उम्र में होती है। शनि या राहु का प्रभाव शुक्र पर हो तो भी शादी में देर होती है। कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा पर सूर्य, मंगल का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने के योग बनते हैं। अब देखिए, अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं और आप काल चक्र के नियमित दर्शक हैं और आप इससे कुछ सीखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो मैंने अभी बताया है, इसको ही आप एकदम लकीर मत मान लीजिएगा। नहीं तो अगर इसी को लकीर मान के आप किसी को फलादेश कर देंगे तो आपकी भविष्यवाणी भी गलत हो सकती है। आपको एक चीज पहले विचार करना चाहिए, वो चीज है भाव, भावेश और कारक। भाव माने सप्तम भाव, भावेश माने सप्तम भाव का स्वामी, और कारक माने विवाह का कारक ग्रह। विवाह का कारक ग्रह कौन होता है? शुक्र। तो सप्तम भाव, सप्तम भावेश और शुक्र, 3 स्थानों के बलाबल का विचार करिए। सप्तम भाव कैसा है, सप्तमेश की स्थिति कैसी है, उसका बल कैसा है, वो किस अवस्था में है, कितने डिग्री पर है, किस नवमांश में है, और शुक्र की क्या स्थिति है जन्म कुंडली में। शुक्र कहीं अस्त तो नहीं, कहीं नीच राशि में तो नहीं, कहीं पाप पीड़ित तो नहीं, कहीं पापग्रहों की दृष्टि में तो नहीं। तो इन सब चीजों का जब विचार करके और आप कोई फलादेश करेंगे तो आपकी वाणी फलवती होगी और आपको निश्चित रूप से श्रेय मिलेगा। तो इसलिए किसी चीज के एक पहलू को देख करके कुछ बोल देना, ये जल्दबाजी होती है। ज्योतिष शास्त्र में एक ही चक्र में एक चीज के कई विरोधाभासी योग बने हुए होते हैं। उसमें आपको ये देखना होता है कि सही कौन सा फलादेश करेगा और कौन सा फलादेश न्यून हो जाएगा। किसी की जन्म कुंडली बहुत खराब है लेकिन चंद्र कुंडली बहुत स्ट्रांग है। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं हिंदुस्तान की, उनकी जन्म कुंडली इतनी रद्दी है कि उसको देखकर लगता होगा कि ये तो किसी झाड़ू पोछा करने वाली लड़की की कुंडली हो सकती है, लेकिन वो अत्यंत वैभव से युक्त, संपन्न और प्रशंसा की पात्र है, क्योंकि उनकी चंद्र कुंडली बहुत मजबूत है। चंद्र कुंडली में राजयोग, राजाधिराज योग बने हुए हैं, लेकिन लग्न कुंडली बहुत एकदम निचले स्तर की, खराब और घटिया स्तर की है। तो उनकी चंद्र कुंडली प्रभावित है, वो सुखों का उपभोग कर रही हैं, उनके जीवन में सारे सुख हैं, उनके जीवन में सारी प्रशंसा की चीजें हैं। तो कहने का मतलब ज्योतिषी का ये भी कर्तव्य होता है कि जन्म कुंडली देखने के पहले उसको इस बलाबल का विचार अपने विवेक से करना चाहिए कि व्यक्ति की जन्म कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। और इसी क्रम में ये बताने का आशय है कि विवाह में भी ये देखना चाहिए कि चंद्र कुंडली से सप्तमेश, चंद्र कुंडली से शुक्र की स्थिति, चंद्र कुंडली से सप्तम भाव कैसा है। अगर इतना विचार करके उसके बाद आपका मुंह खुलेगा तो निस्संदेह आपको निश्चित रूप से आपकी वाणी फलवती होगी।
और अगर एक पहलू आपने देख करके और बोलना शुरू कर दिया तो ईश्वर मालिक है। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र अगाध सागर है और इसका पार न कोई पाया है न कोई पाएगा। जितना आप पढ़ते और जितना आप चिंतन में, जितना आप गहराई में उतरते हैं, उतना ही ये और जटिल होता चला जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के बिना सम्यक अध्ययन के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये कभी कभी बड़ा अनर्थकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन सा खास उपाय करना चाहिए, और साथ ही साथ जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जो जातक होते हैं, अब यहाँ भी हम जो जितनी बात करेंगे चंद्र कुंडली की बात करेंगे। यहाँ अब हम लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो बस इतना आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ऐसे लोग अगर अविवाहित हैं और जल्दी शादी चाहते हैं तो लड़कों को हनुमान जी की प्रतिमा पर मंगलवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए और लड़कियों को मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। मेष राशि के लोग शनिवार को सुंदरकांड का सायंकाल पाठ कर लें, गरीब असहाय लोगों की मदद करें। ऐसा करने से शादी का जल्दी योग बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप शादी की बातचीत के लिए लड़का या लड़की देखने जाएं तो आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मेष राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हमेशा हल्का गुलाबी, लाल रंग के ही कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहनकर जाने से शादी का योग बनता है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, अड़चनें आ रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के, अब यहां भी चंद्र कुंडली की ही बात कर रहा हूं, जिनके जन्म कुंडली में जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ चंद्रमा अगर लिखा हुआ है तो ये बात उनके लिए है। तो वृषभ राशि के अविवाहित लोग अगर जल्दी शादी चाहते हैं तो हर रोज एक बार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन रेशमी कपड़े ही पहने। सफ़ेद चंदन और परफ्यूम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन गरीब लोगों में, धर्म स्थान में जाकर के खीर बांटनी चाहिए। वृषभ राशि के अविवाहित लड़के हल्के रंग के कपड़े पहन करके ही शादी की बातचीत में जाएं और वृषभ राशि की अविवाहित कन्याएं चमकीले आभूषण पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएं। अगर वृषभ राशि के अविवाहित लोग नए कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो शादी के कार्य में जल्दी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जरा उम्र के हिसाब से भी बात कर लेते हैं पंडित जी। अगर जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 26 से पहले हो जाए, उन्हें किस तरह के उपाय करने चाहिए? देखिए, ऐसा है, जिन लोगों की शादी जल्दी चाहिए, जो लोग चाहते हैं उनकी शादी 26 साल में या उससे पहले हो जाए या कहीं रिश्ता तय हो जाए, तो उनको गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव के मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का मंत्र जप करना चाहिए। ये मंत्र जप निसंदेह बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही कल्याणकारी है। ऐसे लोगों को
गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर लेना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण करने से विवाह में जल्दी होती है। शिव पार्वती को एक ही माला शिव और पार्वती दोनों लोगों को पहनाना चाहिए और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये उपाय 3 महीने तक या 108 दिन तक करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से विवाह में शीघ्रता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी शादी में देरी हो रही है, जल्दी शादी के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? साथ ही जब आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाएं तो कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका चंद्रमा मिथुन राशि माने 3 नंबर में है और आप अविवाहित हैं और आप चाहते हैं कि आपका विवाह समय पर हो जाए, तो हर रोज़ आपको घर से निकलने से पहले अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक हल्का सा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा माथे पर आपने चंदन पोत लिया, नहीं, केवल थोड़ा सा। लड़कियां जैसे बिंदी लगाती हैं वैसे चंदन लगा लें, लड़के थोड़ा सा लंबा तिलक लगा लें। बुधवार को गरीब विद्यार्थियों में पढ़ने वाली किताबें बांट दें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों की देखरेख करें, पेड़ पौधे लगाएं। और मिथुन राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो पारंपरिक कपड़े ही पहन कर जाएं, ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहन करके ना जाएं। शादी की बातचीत करते समय नए कपड़े पहनने से भी परहेज करें। अगर मिथुन राशि के अविवाहित लोग हरे रंग के कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए? साथ ही जब वो शादी के लिए बातचीत करने के लिए जाएं तो कैसे कपड़े पहने, ये भी जान लेते हैं। कर्क राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए हर सोमवार शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म, विभूति चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, बर्फी का भोग लगाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें और शनिवार के दिन उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बना करके उसे ज़रूरतमंद लोगों में दान करें। गौशाला में अपने हाथों से चारा दान करें। राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। कर्क राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनें। नए या चमकीले कपड़े पहनकर शादी की बातचीत करने ना जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। किन लोगों की 30 या 30 की उम्र में के बाद भी शादी नहीं हो पाती, कई लोगों की, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इस देरी को जल्दी से दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। क्यों हो रही है आपकी शादी में देरी? क्यों बार बार टूट जाता है आपका रिश्ता? कौन से ग्रह नहीं होने दे रहे आपकी शादी? कौन से उपाय कराएंगे जल्दी शादी? जानिए कब और कैसे होगी आपकी